द सिस्टम ऑफ कास्ता। तो कास्ता सिस्टम, और ये क्या था? ये नस्ल के अनुसार सारे समाज की व्यवस्था थी, और जो मूल निवासी थे उनकी जगह बहुत नीचे थी, और जो पुर्तगाली थे उनकी जगह बहुत ऊपर। तो रंग और नस्ल के अनुसार ये जो व्यवस्था थी इनकी, कास्ता, उन्होंने सोचा कि यही रंग और व्यवस्था के अनुसार यहाँ भी सारी व्यवस्था बनी हुई। तो उन्होंने इसको, वर्ण व्यवस्था को अपने हिसाब से नाम दिया कास्ट सिस्टम। तो ये जो कास्ट है, ये ना ही हिंदी का शब्द है, ना ही संस्कृत का शब्द है, ना ही किसी भी भारतीय भाषा का शब्द है। ये पुर्तगाली शब्द है, कास्ता, जिसका मतलब रंग भी होता है, जिसका मतलब नस्ल भी होता है, और ये रंग भेद नस्ल भेद से भरा हुआ शब्द, और इसको उन्होंने थोप दिया अपनी समझ के अनुसार भारतीय समाज के ऊपर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, धन्यवाद तान्या, धन्यवाद संगम टॉक्स, और प्रस्तुत दर्शक, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस विषय के बारे में सुनने में कुछ इच्छा व्यक्त की। मैं प्रारंभ करने के पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि भाषा में अगर त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ अभी इसमें कार्य बाकी है, तो त्रुटियों का आप थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा। अब मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ अपने आदि ग्रंथ ऋग्वेद, उसके एक सूक्त से, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। उसके कुछ श्लोक मैं आपको सुनाऊंगी, उसका अर्थ भी बताऊंगी, और मैं पुरुष सूक्त से क्यों प्रारंभ कर रही हूँ ये भी आपको बताऊंगी। नमस्ते। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम्। इस पहले श्लोक में सकल ब्रह्मांड को विराट पुरुष के रूप में दृष्टित किया गया है, ऐसा पुरुष जिसके सहस्र सर, आंखें और पांव हैं। पूर्ण सृष्टि इस पुरुष में निहित है। तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत जातो हर्जगीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। यहाँ विदित है कि इस पुरुष से जीव जंतु सारे के सारे पैदा होते हैं। श्लोक 11 में एक प्रश्न है इस विराट पुरुष के बारे में कि इसके रूप में मुख, बाहु, उरु, पांव में क्या क्या गुह्य था, और ये जो श्लोक 13 है इसमें इसका उत्तर है। इस श्लोक 13 को बहुत ध्यान से सुने और इसको भूले नहीं। इसी श्लोक के आसपास हमारी बहुत सारे विषय इस वार्ता में इसी के ऊपर केंद्रित हों। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। तो यही है वो पुरुष सूक्त का श्लोक जिसमें ये लिखा है कि ये जो चार वर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था वाले चार वर्ण जिनको अब हम कास्ट सिस्टम के अभिन्न अंग मानते हैं, वो उनका क्या स्रोत है। तो इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, और उसके बाद उसके बाहु से राजन्य यानी क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और पांव से शूद्र है। इसका ध्यान रखिएगा। इसी श्लोक के बिना पर, इसी श्लोक के केंद्र पर 100-200 सालों से यह कहा जाता है कि भारतीय दर्शन के जड़ में केवल असमानता, केवल शोषण और बहुत सारी और जो नेगेटिव चीजें हैं, केवल वही है। हम इस श्लोक को अर्थशास्त्र के साथ और यथार्थ के साथ मिला जुला कर आगे समझेंगे, पर इसे आप भूले नहीं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः मुखादिन्द्रः च अग्नि च प्राणाद्वायु अजायत।
तो मैंने आपको बताया कि मैं पुरुष सूक्त से मैंने क्यों शुरुआत की, क्योंकि पुरुष सूक्त की समझ जो कास्ट सिस्टम है उसकी समझ की बिल्कुल जड़ में है। और इसी पुरुष सूक्त से ये समझ निकाली जाती है कि क्योंकि ब्राह्मण मुख से और वैश्य और शूद्र बाकी शरीर से, और वैश्य और राजन्य बाकी शरीर से, और शूद्र पांव से आए हैं, तो शूद्र का समाज में एक बहुत ही निकृष्ट, समाज में उनकी जगह बहुत ही निकृष्ट है। क्या यह समझ सही है? क्या यह इंटरप्रिटेशन सही है? आगे अभी हम जानेंगे। लेकिन आप इस बात को एकदम आत्मसात कर लीजिए कि इसी पुरुष सूक्त के इंटरप्रिटेशन से बहुत ऐसी चीजें हैं जो निकलती हैं। ये एक स्रोत है जिससे सारी और बहुत सारी जो पाश्चात्य बुद्धिजीवी, पाश्चात्य इंडोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, यानी कि वो बुद्धिजीवी जो भारतीय तंत्र दर्शन वगैरह का अध्ययन करते हैं और फिर उस पर अपना ज्ञान देते हैं, ये एक अलग ही किस्म के जंतु हैं। इनके बारे में भी हम और जानेंगे। तो ये वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने इसी तरह की समझ इस पुरुष सूक्त से ली है। आप इसको याद रखें। आगे मैं इसको जोड़ूंगी अर्थशास्त्र के साथ, यथार्थ के साथ, और इसकी समझ कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे समझा जाना चाहिए, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊं इस वार्ता की संरचना, और इस वार्ता का हमने नाम क्या रखा। रुचि जी और मैंने कुछ इस पर बातें की, और नाम हमने इसलिए ऐसा रखा क्योंकि एक मैं दिखाना चाहती हूँ दो तरह के, यहाँ दो तरह की समझ है। एक जिसको कहते हैं कास्ट सिस्टम, और एक है जो है वर्णाश्रम धर्म और चार पुरुषार्थ। हमारी समझ में आजकल जो चारों तरफ जिस तरह की बातें फैली हुई, ये दोनों एक ही हैं। पर क्या ये सचमुच एक है? क्या कास्ट सिस्टम, और मैं अंग्रेजी के शब्द जानकर यहाँ प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारा, ये जो कास्ट सिस्टम, ये शब्द, ये संरचना, ये ढांचा, ये समझ, ये सारा हमारे अपनी सभ्यता से नहीं आया है, ये सब बाहर से आया है। ये जो पाश्चात्य बुद्धिजीवी, इंडोलॉजिस्ट, जो मिशनरीज यानी कि धर्म परिवर्तन करने वाले क्रिस्तान, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, ये इन लोगों से आया है। तो हम आज यहाँ ये बातें करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगी कि कास्ट सिस्टम क्या है और कहाँ से आया, वर्णाश्रम धर्म क्या है और कहाँ से आया, अर्थशास्त्र में वर्णाश्रम धर्म के बारे में क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था क्या थी। इस तरह से मैं सविस्तार वर्णन करूंगी, और मैं आपको आज एक छोटी सी एक छोटी सी नई किरण दिखाना चाहती हूँ। वर्ण, जाति, कास्ट सिस्टम को समझने का आपको एक नया तरीका मैं बताना चाहती हूँ। और जिन लोगों को रुचि है उनको मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो आगे कौन सी किताबें पढ़ें, किंतु वो किताबें अंग्रेजी वाली ही किताबें होंगी क्योंकि मैंने तो उनको अंग्रेजी में ही पढ़ी है, लेकिन मैं कुछ किताबों का नाम आपको बता पाऊंगी। अब चलते हैं कास्ट सिस्टम की तरफ। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। 14वीं-15वीं सदी में बहुत सारे पुर्तगाली उपनिवेशक आए। फ्रांसिस अल्मेडा, वास्को ड गामा, मालाबार तट पर इन्होंने, जो वहां के समुद्रन थे जिनको उन्होंने जैमोरिन बना दिया, उनको वो उनको हम सामुतिरी बोलते थे, वो वहां के शासक थे। वहां पर उतरकर उन्होंने उनसे कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें की, कुछ कुछ चीजें अपनी स्थापित की। धीरे धीरे कर कर ये उपनिवेशक से बन गए, ये वहां के शासक बन गए। और इन लोगों ने, जिनमें शासक थे, जिनमें बहुत सारे धर्म प्रवर्तक यानी कि मिशनरी थे, उन्होंने समाज को, भारतीय समाज को समझने की कोशिश की। उन्होंने समझा अपने ढंग से, और उनका ढंग क्या था? उनका ढंग था क्रिश्चियन समझ। तो अगर आप कुछ पोर्चुगीज या फ्रेंच वो पढ़ेंगे किताबें उस समय की, जब वो आए थे भारत में, तो पढ़कर बहुत ही अजीब सा लगता है, और कुछ बातें हमें समझ नहीं आएंगी क्योंकि उनका ये सोचना था
कि जितने हमारे मंदिर हैं, जितने हमारे पंडित हैं, वो सारे क्राइस्ट की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और आता ही नहीं था। तो उनको लगा ये क्रिश्चियन है, सिर्फ कुछ अलग ढंग के क्रिश्चियन। तो उनकी समझ उतनी ही थी जितना उनके समाज में जो होता था वही जानते थे। अब यही पुर्तगाली गए थे कहीं एक और महाद्वीप में, जिसको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में गए। वहां के जो मूल निवासी थे, उनके ऊपर इन्होंने शासन अपना बनाया, और वहां पर उन्होंने एक शुरू किया, एक व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम था पोर्टुगीज में कास्ता, द सिस्टम ऑफ कास्ता। तो कास्ता सिस्टम, और ये क्या था? ये नस्ल के अनुसार सारे समाज की व्यवस्था थी, और जो मूल निवासी थे उनका उनकी जगह बहुत नीचे थी, और जो पुर्तगाली थे उनकी जगह बहुत ऊपर। तो रंग और नस्ल के अनुसार ये जो व्यवस्था थी इनकी कास्ता, उन्होंने सोचा कि यही रंग और व्यवस्था के अनुसार यहाँ भी सारी व्यवस्था बनी हुई। तो उन्होंने इसको वर्ण व्यवस्था को अपने हिसाब से नाम दिया कास्ट सिस्टम। तो ये जो कास्ट है, ये ना ही हिंदी का शब्द है, ना ही संस्कृत का शब्द है, ना ही किसी भी भारतीय भाषा का शब्द है। ये पुर्तगाली शब्द है कास्ता, जिसका मतलब रंग भी होता है, जिसका मतलब नस्ल भी होता है, और ये रंग भेद नस्ल भेद से भरा हुआ शब्द। और इसको उन्होंने थोप दिया अपनी समझ के अनुसार भारतीय समाज के ऊपर। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट प्रारंभ था, और जैसे जैसे आगे बातें बढ़ी और इनका अध्ययन बढ़ा, बाकी और यूरोपीय देशों से और भी अध्ययन करने के लिए बुद्धिजीवी आए, मामला और बिगड़ता गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आए वो या तो चाहते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, या वो चाहते थे कि वो धर्म प्रवर्तन करें। तो उसके अनुसार जो उन्होंने अपनी समझ डाली, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिश्चियंस की दो किताबें हैं। एक तो है बाइबल, जिसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट, और एक है ओल्ड टेस्टामेंट। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इसमें जिनकी चर्चा है, जिन पैगंबरों की चर्चा है, इन पैगंबरों को यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान, ये तीनों लोगों के पैगंबर इस ओल्ड टेस्टामेंट में हैं। और इन पैगंबरों में सबसे पहले थे अब्राहम। इसलिए बहुत बार आप देखेंगे कि इन सारे लोगों को रेफर करने के लिए अब्रामाइक रिलीजन्स बोला जाता है, क्योंकि ये सब अब्राहम को अपना पहला पैगंबर मानते हैं। तो मैं इस ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो आए बाद में, ज्यादातर इनमें प्रोटेस्टेंट थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को बिल्कुल नकार दिया था। उनके लिए केवल न्यू टेस्टामेंट यानी कि बाइबल था। तो इस जो उन्होंने नकारा, तो कैथोलिक्स और यहूदियों के लिए उनके मन में केवल घृणा थी, और वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स, केवल प्रोटेस्टेंट्स को ही एक अच्छा विश्व का सिटीजन और एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति समझते थे। तो जो घृणा कैथोलिक्स और यहूदियों के लिए थी, उस घृणा को उन्होंने, ये जो भारत के लोग थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, जिनको उन्होंने समाज में पाया, उनके ऊपर स्थानांतरण कर दिया। फिर उन्होंने इस भारतीय समाज को ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से समझने की कोशिश की। अब ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था? बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे उसमें नेशंस लिखे हुए हैं। बहुत सारे नेशंस थे, यानी कि समूह थे, जिनको एक साथ पकड़कर रखते थे। एक समूह जिनका नाम था लेवाइट्स। उन्होंने ब्राह्मणों को समझा लेवाइट्स, बाकी और जातियों को समझा वो सारे जो अलग नेशन थे ओल्ड टेस्टामेंट के। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे जो विशेषताएं लेवाइट्स की थी, उन्हें खिसका के सारा ब्राह्मणों पे डाल दिया। ये नहीं जानने की कोशिश की या समझ नहीं पाए, क्योंकि भाषा नहीं जानते थे, समाज को नहीं जानते थे। तो ये असल समझ, जो जड़ की समझ है, वो उनको नहीं आ पाई। वो शायद चाहते भी नहीं थे, उनको घृणा बहुत ज्यादा थी, और ऊपर से उनको वो धर्म प्रवर्तन करना था। तो उन्होंने समझा ऐसे ही कि ये जो ब्राह्मण है, ये सारे समाज के ऊपर खड़े हैं, और उनको बिल्कुल पकड़ कर दबा कर रखते हैं, सबका शोषण करते हैं। और उनकी जो जगह है वो वही है जो लेवाइट्स की जगह थी, यानी कि वो जो
मानव हैं और जो देव हैं, उनके बीच वो एक रास्ता बनाते हैं। ये सारा हमारे भारतीय दर्शन से मिलता-जुलता हो या ना हो, तंत्र और समाज से मिलता-जुलता हो या ना हो, इससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। जो समझ थी, वो उन्होंने डाल दी। समय गुज़रता गया और धीरे-धीरे एक जो समाजशास्त्र है, समाज शास्त्रियों ने पढ़ना शुरू किया और समाज शास्त्रियों ने जो छाप छोड़ी है कास्ट सिस्टम पे, वो आप और मैं वहां से भाग ही नहीं सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने लुई डुमो का नाम नहीं सुना होगा, ना ही कभी आपने उनकी पुस्तक होमो हायरार्किकस पढ़ी होगी, लेकिन हम सब में एक-एक में वही समझ है कास्ट सिस्टम की, जिसको लुई डुमो और उसके बहुत सारे और साथी जो थे, जिन्होंने उन्होंने जो हमें बताया, आज तक वही समझ चल रही। तो लुई डुमो ने ये किताब लिखी थी होमो हायरार्किकस और उनका इसमें ध्येय ये था, वो फ्रांसीसी थे। वो दिखाना चाहते थे कि एक देश है भारत, एक देश है फ्रांस। फ्रांस में सारे लोग समान हैं। सारे लोग एक दूसरे को एकदम ही समान समझते हैं, तो वो उसको कहते थे होमो इक्वालिस। और एक है भारत जिसमें कोई समान नहीं है, यहाँ केवल भेदभाव है, केवल श्रेणी है, केवल शोषण है। तो ये क्या है? होमो हायरार्किकस। यहाँ सब श्रेणीबद्ध, सबका वर्गीकरण किया हुआ है, यहाँ पर समानता बिल्कुल ही नहीं है। ये किताब उन्होंने भारतीयों के लिए नहीं लिखी थी, उन्होंने फ्रांसीसियों के लिए लिखी थी। उनको दिखाने के लिए कि ये देखो, ये एक समाज है जो कितना ज्यादा इस तरह से शोषण और असमानता से भरा है, और एक देखो हमारा कितना बढ़िया समाज है जिसमें सारे एक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वो फ्रांसीसी लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें उनके समाज में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें जो उन्होंने लिखा, जिस तरह से उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझा, फिर किसी ने उसको नकारा नहीं, सबने इसको मानने की कोशिश की कुछ हद तक। अब मैं उसमें भी क्या समस्याएं थी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। तो क्या किया इन्होंने कि धर्मशास्त्र पढ़े, कोशिश की पढ़ने की, और चारों तरफ कुछ-कुछ देखने की कोशिश की, थोड़ी बहुत, काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत। उसके बाद इन्होंने 4 या 5 विशेषताएँ निकाली कास्ट सिस्टम। आज के दिन भी अगर आपसे, मुझसे, किसी से भी पूछा जाए, तो कास्ट सिस्टम की यही विशेषताएँ हैं। पहली क्या विशेषता है कि जन्म के अनुसार ही आपकी जाति व्यवस्थित होती है। मैंने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया, जाति। क्या जाति और कास्ट एक है, या उपजाति और कास्ट एक है? इसका जवाब वैसे किसी के पास नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल आपको दे रही हूँ, समाज शास्त्रियों के पास भी इसका जवाब नहीं है। लेकिन कहना इन बुद्धिजीवियों का ये है कि जन्म से आपकी जाति मिलती है, और जाति को ये मोटा-मोटी कास्ट ही समझते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ी गलती है, बट खैर वो हम आगे समझेंगे। दूसरा इन्होंने कहा, देखिए 4 हैं विशेषताएं कास्ट सिस्टम की। बर्थ या जन्म, हायरार्की या ऊंच नीच, श्रेणी व्यवस्था। तीसरा है एंडोगमी। एंडोगमी के लिए कोई हिंदी शब्द, संस्कृत शब्द है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद बनाया है। एंडोगमी का मतलब है एक समूह के अंदर विवाह करना। जो मैरिज रिलेशन है वो एक समूह के अंदर होते हैं, एक जाति के अंदर होते हैं, इसको एंडोगमी कहते हैं। और आखिरी था व्यवसाय, वो उस जाति का, विशेष जाति की का विवेश व्यवसाय होता था। तो ये जो 4 हैं, इनको ये कहना चाहते हैं कि ये कास्ट सिस्टम की विशेषताएं हैं ये। अब इन पर भी जो समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने कास्ट सिस्टम का बहुत अध्ययन किया है, इन सबकी सहमति नहीं है। कोई कहते हैं कि इनमें से 2 हैं, कोई कहते हैं कि 3 हैं, कोई कुछ कहते हैं, इसमें भी सहमति नहीं। अगर हम ये भी मान लें बस 2 क्षण को कि चलो सहमति है, तो भी अगर हम इसको सच्चाई के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नहीं मिलती है, वो सच्चाई के साथ भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? जन्म, कि जन्म से ही जाति आपकी व्यवस्थित होती है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। लेकिन धर्मशास्त्रों में जन्म के अलावा कर्म और आचरण, ये दोनों भी लिखे हैं। आप मनुस्मृति पढ़े या अर्थशास्त्र पढ़े, वैसे तो धर्मशास्त्र हमारे बहुत हैं,
गौतम, अपस्तम, याज्ञवल्क्य, बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्र हैं। लेकिन अगर आप उनमें पढ़े, जाति जन्म से होती है, ज्यादा समय वही होती है, लेकिन कर्म और आचरण भी है। और अगर जन्म के बाद आपका आचरण और आपके कर्म सही नहीं है, तो आप उस जाति में होने के लायक नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए इसको 100% सही मानना हम मान नहीं सकते, क्योंकि इसके विरोध में हमें धर्मशास्त्रों में बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे। अब इन्होंने ये भी कहा कि ऊंच नीच एक बिल्कुल खास एक विशेषता है कास्ट सिस्टम की, और हर सिचुएशन, हर व्यवस्था में ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो इन्होंने ऐसा समझा कि ये 4 वर्ण हैं, उसके अलावा बहुत सारी जातियां हैं, और जितनी जातियां हैं वो किसी न किसी वर्ण में नप जाती हैं। तो होना ये चाहिए कि मान लीजिए 100, 200, 500 जितनी भी जातियां हैं इस देश में, वो सब किसी किसी वर्ण में ऐसे जाकर बिल्कुल नप जाती है। लेकिन क्या ये सही है? ये भी सही नहीं, क्योंकि जातियां जो हैं वो अलग अलग जगहों में अलग अलग वर्ण में जाती हैं। जैसे हमारे जैसे मैं बिहार से हूँ, वहां एक ब्राह्मण वर्ग में माने जाते हैं जिनको कहते हैं भूमिहर ब्राह्मण। तो वो कृषि प्रधान है, वो कृषि करते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट। किसी भी दूसरे आप अगर स्टेट में जाएंगे तो जो कृषि प्रधान जाति है वो कभी भी ब्राह्मण होती ही नहीं है। लेकिन ये जो भूमिहर ब्राह्मण जिनको हम कहते हैं बिहार में, उनके पास जो भी जितनी शक्ति थी, जितनी जमीन थी, जो भी उनके पास था, उससे उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण करार दिया और सारे समाज ने उनको मान लिया। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेकों सहस्रों उदाहरण है। वही जाति कश्मीर में अलग वर्ण में होगी, कन्याकुमारी में अलग वर्ण में होगी, असम में अलग वर्ण में होगी और मध्य प्रदेश में अलग। तो जाति क्या है, जाति और कास्ट में क्या संबंध है, जाति और वर्ण में क्या संबंध है, इस पर भी कोई सहमति नहीं। और मान लीजिए ये तो एक बुद्धिजीवियों वाली अध्ययन वाली बात है। आप मुझे अगर हमारा जो भारतीय समाज है, हम अगर सहस्रों वर्षों से इसी समाज व्यवस्था में रह रहे हैं, तो हमें तो पता होना चाहिए कि हमारी जाति क्या है और हमारा वर्ण क्या है। लेकिन हमें भी नहीं पता है, और ये हम कैसे कह सकते हैं? एक वो होता है ना, सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया में पहली बार जाति का सेंसस 1931 में हुआ। अब जाति को किस तरह से समझा जाए, उसकी क्या परिभाषा है? जाति की परिभाषा किसी ने अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग अलग ढंग से एक अमीबा की तरह है, समझिए। कभी किसी शेप में पाया जाता है, कभी किसी शेप में पाया जाता है। तो 1931 में तो खैर बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ पाया। लेकिन अब आप सोचिए कि 1931 से लेकर 2011 तक कितने दिन गुजर गए? 80 साल। तो 80 साल पढ़ कर समझकर कुछ तो हमें जानना चाहिए था कि जाति क्या होती है और हर जाति किस वर्ण में जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊंगी कि 2011 में 330 मिलियन गृहस्थियों का ऐसे एक सर्वे हुआ कि आपकी जाति क्या है। और अगर मैं खैर अभी मैं पूछूंगी नहीं, लेकिन पता नहीं आपके मन में क्या ख्याल आएगा अगर मैं पूछूं कि इस देश में कितनी जातियां, तो आपके मन में क्या ख्याल आएंगे? तो खैर मैं ये बताऊंगी आपको कि जो 330 मिलियन हाउस होल्ड सर्वे हुए, उसमें इन 3.25 करोड़ इन गृहस्थियों में 46 लाख जातियां थी। तो इस देश में 46 लाख जातियां हैं, और ये 46 लाख जातियां अगर आप उनको डिवाइड कर दें वो 330 मिलियन से, इसका मतलब केवल 72 गृहस्थियों ने एक जाति होने का दावा किया। तो मतलब क्या जाति इतनी छोटी सी है क्या? हमें आपको सबको मालूम है एक जाति 72 गृहस्थियों से नहीं बनती।
इसका कारण क्या था? क्योंकि जब पूछते थे वो सेंसस वाले कि आपकी कौन सी जाति है, तो कोई कहता था मैं तो पंजाबी हूँ, कोई कहता था मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता था कि नहीं मैं तो अम्बष्ट कायस्थ हूँ। तो जिसको जो समझ आता था, जाति शब्द से सारे लोग अलग-अलग समझते थे और जिसको जो समझ आता है वो वही कहता है। इसलिए ये एक मतलब क्या ये एब्सर्ड रिजल्ट है। ऐसी चीज़ें कि 86 86 नहीं 46 लाख जातियाँ हों। ये तो इसको जानकर हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। कन्फ्यूज़न बढ़ता है और क्लैरिटी घटती है। क्यों? क्योंकि ये जाति और वर्ण है क्या, ना पूछने वाले को मालूम है और ना बताने वाले को मालूम है। किसी को नहीं मालूम है। आपको मैंने इतने सारे नंबर्स बताए, मैं कहना क्या चाहती हूँ? यही कि वर्ण का अर्थ, जाति का अर्थ, कास्ट का अर्थ कोई जानता नहीं है। ना पूछने वाले जानते हैं, ना बोलने वाले जानते हैं, ना उस जाति को जीने वाले जानते हैं। या तो ऐसा है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ है, हम जानते हैं कि हमारा समाज और हम कैसे हैं, लेकिन जो हमें सिखाया जा रहा है, जो अध्ययन हो रहा है और जिस तरह से हमारी नीतियां चल रही हैं, उन सब के साथ इसकी कुछ समानता नहीं है। कहीं तो कुछ बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा गैप है। इसलिए हमें ऐसे अर्थहीन रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें समझ आया कि जो कास्ट सिस्टम को परिभाषित किया है, जो वर्ण को और जाति को जिस तरह से मिलाया है और वर्ण को कास्ट समझा है, जाति को नहीं, कि जाति को कास्ट समझा है, वर्ण को नहीं, ये भी नहीं पता है। और ये जो एक बढ़िया ढांचा है कि 4 वर्ण है और हर जाति उसमें नप जाती है, एकदम एक ही ढंग से नप जाती है, हर जगह वही हायरार्की रहती है, हर जगह जन्म, हर जगह एंडोगमी रहती है और हर जगह एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशन रहता है। ये बातें भी यथार्थ समाज में सत्य नहीं है। मैं इन जो विशेषताओं को बार-बार अंग्रेजी में कह रही हूँ, इसके पीछे मंशा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे जो शब्द हैं, वो संस्कृत, हिंदी, भारतीय भाषाओं में ना है, ना इनको हम प्रयोग करते हैं। ये बर्थ, एंडोगमी, हायरार्की, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, ये सारे फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ने इन चीजों का, इन शब्दों का चयन किया है और इन शब्दों को फिर इनका प्रयोग किया है कास्ट सिस्टम की विशेषताएं बताने के लिए। आपको जो मैंने कहानी सुनाई ओल्ड टेस्टामेंट से, उसका उसका एक और रिजल्ट है कि इनका ये सोचना है, ये जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, कि सारी जो वर्ण व्यवस्था है वो एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, वो है पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता। मैं आपको हिंदी में कह रही हूँ, लेकिन अंग्रेजी में ये क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इनका कहना है प्योरिटी वर्सेस पोल्यूशन, सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन। हमारे दर्शन में प्रोफेन शब्द आता नहीं है, क्योंकि प्रोफेन का क्या मतलब है? प्रोफेन उन लोगों को कहा जाता है जो भी जो क्रिश्चियन सिस्टम है उसके जो विरोध में रहता है और उसके विरोध में कुछ कहता है, उसको प्रोफेन कहा जाता है। हमारे धार्मिक व्यवस्था में प्रोफेन कुछ होता ही नहीं है। तो मैं प्रोफेन को अगर किसी भी तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं, वो होगा नहीं। लेकिन मैं हिंदी में ही कहती हूँ कि जो शुद्धता, अशुद्धता, पवित्रता, अपवित्रता पर इनका ध्यान है और हर कुछ को, अगर वो ऋग्वेद के सूक्त पढ़ रहे हो या उपनिषद पढ़ रहे हो या भगवत गीता पढ़ रहे हो, इनकी सोच वही रहती है। और जब आपकी सोच एक ही जैसी होती है तो आपकी समझ भी वही होगी, तब आप उसको वैसे ही समझेंगे जैसे आप चाहते हैं। और क्या वो सही समझ है? क्या वो वही समझ है जो समाज में लोग जानते हैं और जो समाज में जिसका क्रियान्वयन होता है? क्या वो वही समझ है? ये समझ नहीं है। अभी आपको और मैं थोड़ा समझाऊंगी। वैसे तो मेरा उदाहरण बहुत पुराना होगा, मेरा उदाहरण होगा मौर्य जमाने का, लेकिन अगर हम आज के दिन में भी ले लें तो भी हम बहुत सारी त्रुटियां निकाल सकते हैं। तो जो विशेषताएं हैं उनको मैं कह रही थी कि मैं अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर रही हूँ, बर्थ, हायरार्की, एंडोगमी, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, क्योंकि इनके लिए शब्द हिंदी में नहीं है। हमारे ग्रंथों में हम इन्हें क्यों नहीं पाते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है।
अगर ये हमारे ग्रंथों में नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं है, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं? ये सवाल भी तो उठाना बहुत बहुत आवश्यक है, लेकिन ये सवाल वैसे कोई उठाता नहीं है। शब्दों का सवाल उठाते ही नहीं है ना, क्योंकि ये सारे बुद्धिजीवी जो है वो अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करते हैं, बाकी और किसी भाषा से इनकी मतलब नहीं है, और समाज में जो होता है वो अंग्रेजी में होता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन वो जो अध्ययन करने वाले हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना अध्ययन करते जाते हैं, कुछ लिखते जाते हैं, उसका कोई मतलब हो ना, उनको तो सिर्फ ये है ना कि मेरी किताब निकल जाए, मेरा लेख निकल जाए, मुझे फलाना प्रोफेसरशिप मिल जाए, मैं यहाँ चला जाऊं, चली जाऊं, तो इस तरह से चलता है। इससे हमारे समाज को समझने में कुछ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कंफ्यूजन, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा और क्लैरिटी कम रहती है। तो अब मैं शायद आपको ये समझा पाई हूँ कि कास्ट सिस्टम अपने आप में एक आर्टिफिशियल बनावटी व्यवस्था है। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सोचा और उसने कुछ एक व्यवस्था बना दी और हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हम उपनिवेशकों के चंगुल में थे। लेकिन आज के दिन तो हम नहीं है ना उपनिवेशकों के चंगुल में। अब तो हम अपने आप से, हम अपना मस्तिष्क चला सकते हैं, अपने आप से हम अपने धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं और अपने आप से समझ सकते हैं। तो ये करना बहुत आवश्यक है। और आजकल तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। संगम टॉक्स अपने आप में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और प्लेटफॉर्म देता है। तो ये काम भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। अब मैं आपको वर्ण आश्रम धर्म के बारे में बताऊंगी। ये वर्ण आश्रम धर्म जो है, वर्ण आश्रम धर्म और चार पुरुषार्थ, यही है वो जिससे भारतीय समाज का दिग्दर्शन, भारतीय समाज की व्यवस्था चलती है, चलती आई है। क्यों हम ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप या भगवत गीता उठा लीजिए, या अर्थशास्त्र उठा लीजिए, धर्मशास्त्र उठा लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए, समाज की व्यवस्था कैसी हो और समाज का जो चालक है, यानी कि राजन, यानी कि सम्राट, उसका क्या धर्म है, उसको क्या करना है, उसका काम है, राजन या सम्राट का काम है अपनी प्रजा में और समाज में वर्णाश्रम धर्म और चार पुरुषार्थों का स्थापन और सुनियोजन। हर ग्रंथ में आप यही पाएंगे। तो जब हमारे पास एक ये बहुत ही मतलब बहुत क्लियर है कि वर्णाश्रम धर्म ही वो है जिसका जिसका संस्थापन, जिसका पालन, यही है भारतीय दर्शन और तंत्र। तो हम ये समझेंगे फिर कि ये है क्या और हम कैसे समझेंगे। इसके लिए हम वापस धर्मशास्त्रों में जाएंगे। धर्मशास्त्र हमारे बहुत सारे हैं। जैसा मैंने पहले भी नाम बताया आपको, गौतम है, अपस्तंभ है, और नारद है, याज्ञवल्क्य है, फिर पराशर है, फिर हमारे कौटिल्य भी एक धर्मशास्त्र लिखने वाले ही माने जाते हैं। इन सब में, इन धर्मशास्त्रों में वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, इन सब का वर्णन पाया जाता है। तो इससे हमें लगता है कि समाज की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हजारों साल से हो रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर हम महाभारत पढ़ें या रामायण पढ़ें या अर्थशास्त्र पढ़ें, अगर वही बात बार बार आती है कि सम्राट का काम, राजा का काम, राजन का काम है वर्णाश्रम धर्म को सुनियोजित करना, स्थापित करना और चलाना, तो फिर लगता है कि हाँ, ये बात तो ऐसे हो सकती। तो ये चार वर्ण क्या है ये हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके व्यवसाय भी सुनिश्चित है। लेकिन हमें अब ये जानना पड़ेगा कि ये जाति क्या है। वर्ण तो हमने समझ लिया, ये चार बड़े बड़े ऐसे समूह हैं जिसमें पूरा समाज बंट सकता है। लेकिन क्या ये एक ऐसा व्यावहारिक, ये एक व्यावहारिक संरचना है या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक व्यवस्था है? ये जो चार वर्ण है ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था है और ये जो जातियां हैं ये व्यावहारिक व्यवस्था है। और ऐसा कि हर जाति का ऐसा नप जाए बिल्कुल वो वर्ण प्रथा, वर्ण व्यवस्था में, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ते हैं कौटिल्य को
और पढ़ते हैं अलग अलग जातियां और उपजातियों के बारे में, और ये किस वर्ण में है। फिर आप शायद चले जाएं, आप गौतम को पढ़ें या आप स्तंभ को पढ़ें, तो क्या आपको वही हूबहू वही वही चीजें लिखी मिलेंगी? नहीं, सब अलग अलग है। तो सब अलग अलग इसलिए है क्योंकि हमारी है ही ऐसी विविध किस्म की हमारी जो समझ है और सिविलाइजेशन है। इसमें कभी हर कुछ एकदम एक रिजिड ढंग से नहीं होता है। देश, काल, समय और समझ के अनुसार अलग अलग तरह से संरचना होती है। कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक होते हैं, लेकिन जो व्यावहारिक जीवन है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं, देश और काल और समय और इन चीजों को देखकर। तो हमने जो एक समस्या उठाई थी, जाति की परिभाषा और वर्ण की परिभाषा, तो जाति की तो कोई परिभाषा हम धर्मशास्त्रों में भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जाति एक व्यावहारिक समूह था। किन लोगों ने एक साथ एक जैसा रहना, खाना पीना, काम करना, व्यवसाय एक जैसा कर लिया और फिर एक साथ रहने लगे। फिर अपने अंदर ही उन्होंने विवाह किए और वो समूह बढ़ता गया। तो वो एक बहुत ही व्यावहारिक और फ्लेक्सिबल और समय के साथ बदलता है। वर्ण ऐसे नहीं है। तो वर्ण की परिभाषा हमें जरूर मिलेगी। वर्ण की परिभाषा अलग अलग धर्मशास्त्रों में मिलती है। क्योंकि आज हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अर्थशास्त्र का दिखाऊंगी। So there were 4 varnas, and here you can see, scrolling beside me, the way that all these 4 varnas were supposed to occupy their time. There are no surprises here. For Brahmins, it is education, it is yajan and yajan. For Kshatriyas, it is rakshan. For Vaishyas, it is commerce. And do note that यहाँ मैं रोककर आपको फिर ये सारे श्लोक अर्थशास्त्र से हैं। थोड़ा सा पीछे अगर मैं चली जाऊं तो शायद आपको चारों दिखेंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना और देना। क्षत्रिय को यजन, दान, अध्ययन, रक्षा, समाज की रक्षा, अपनी रक्षा, युद्ध और ये शस्त्र जीवी है। वैश्य को करना चाहिए अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। पर यहाँ जो रुचिकर है वो क्या है? रुचिकर है ये जो शूद्र का परिभाषा, ये क्या है? Two of these, see, scrolling beside me, the way that all these 4 varnas were supposed to occupy their time. There are no surprises here. For Brahmins, it is education, it is yajan and yajan. For Kshatriyas, it is rakshan. For Vaishyas, it is commerce. And do note that 2 of these jatis had the right. तो ये देखिए, शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ताकारु कुशीलव कर्म च, ये ही मैं आपको दिखाना चाहती थी। अब इसमें आप देखेंगे कि शूद्र के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो जो एक है जिसको हम आज सर्विस सेक्टर कह सकते हैं, उसके बाद वार्ता यानी कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, और येकारु कुशीलव कर्म बहुत ही रुचिकर है ये शब्द।कारु जो करता है, जो करने वाले हैं। कुशीलव और कारू का मतलब आर्टिजान भी होता है। कारू का मतलब वो होता है कारीगर, दस्तकार, कलाकार, वैज्ञानिक, कवि, स्थापति, अभिनेता, नट, भट्ट। ये कारू बहुत ही बड़ा शब्द है। और कुशीलव का मतलब, कारू और कुशीलव मिलाकर आप साइंटिस्ट, आर्टिजान मतलब वैज्ञानिक, विज्ञान से लेकर कला से लेकर क्राफ्ट से लेकर सारी चीजें इससे समाहित हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो शूद्र है वो समाज का कर्ता है। वापस चले पुरुष सूक्त पर। शूद्र क्या है? इस विराट पुरुष के पांव में से आता है। पांव क्या करते हैं? वो हमें यहां से वहां ले जाते हैं, वो हमें हिलाते हैं, वो हमें चलाते हैं, उसी से हम अपने आप को यहां से वहां ले जाते हैं। तो मुझे तो इन दोनों में एकदम बहुत ही बढ़िया एक पैरेलल दिखता है। जो समाज के कर्ता है यानी कि समाज के पांव है, जो समाज को आगे ले जाते हैं, वो है शूद्र। तो ये शूद्र को एक शोषण से भरा शब्द, और ये कहना कि ब्राह्मण ऊपर बैठकर उनका शोषण करते थे, ये मौर्य काल में तो बिल्कुल ही सही नहीं था। मौर्य काल की कुछ कुछ आपको विशेषताएं 5 मिनट में बता दूं। पहली बात ये कि
जो व्यवसाय है उससे जाति को जोड़ा गया है। और बहुत सारे ऐसे व्यवसायों का और ऐसी जातियों का आप अर्थशास्त्र में उनके नाम पाएंगे, जैसे कि राजुका यानी कि टेलर या कारपेंटर, इस तरह के 5-6 वॉशरमैन इस तरह के आ जाते हैं। उसके बाद ये जो सारे डिविजन्स हैं, जो शूद्र हैं, उनमें उनसे क्या क्या काम कराया जाता था, इनमें से एक है युद्ध। तो जो सेना थी, जो मौर्य सेना थी, उसमें चारों वर्ण रहते थे। तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये भी लिखते हैं कौटिल्य कि शूद्र सेना ब्राह्मण सेना से ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा बढ़िया लड़ाई कर सकती है। तो ये तो हो गए ये जो डिफरेंसेस हैं, जो हम आज के दिन में शूद्र समझते हैं और जो उस समय था, इन सब में जो डिफरेंसेस हैं। उसके बाद व्यवसाय जो थे, उनमें कोई व्यवसाय बहुत ऊपर हो और कोई बहुत नीचे हो, ऐसा नहीं था, क्योंकि हर व्यवसाय समाज और इकोनॉमी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता था। जहां तक रही जन्म की बात, तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ जन्म से जाति होती है, तो मौर्य समय में ये एकदम ही सही नहीं हुआ, क्योंकि आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, वो तो सम्राट थे, उनको तो क्षत्रिय होना था, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। किसी भी कहानी में वो क्षत्रिय नहीं होते हैं, किसी कहानी में वो ट्राइबल हैं, किसी कहानी में गरड़िया हैं, किसी कहानी में शूद्र हैं। तो कैसे बन गए सम्राट? अपने कर्म के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने गुरु के बल पर। क्षत्रिय नहीं थे। दूसरा उदाहरण पुष्यमित्र सुंग, जो बाद में तो ओवरथ्रो कर दिया था उन्होंने मौर्य साम्राज्य को, लेकिन उनकी आरंभ में जो सुंग परिवार था, वो सेनानी था मौर्य परिवार का, वो हेरिडिटरी सेनानी थे। तो ये जो पुष्यमित्र सुंग परिवार है, क्या ये क्षत्रिय परिवार था? क्योंकि ये तो सेनापति परिवार था। नहीं, ये ब्राह्मण थे। तो क्यों थे ये फिर सेनापति? तीसरा उदाहरण, एक है रुद्र दमन का इंस्क्रिप्शन जो मिलता है जूनागढ़ में। उस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त के एक वाइसरॉय का नाम दिया गया है, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। तो वाइसरॉय तो भाई राजा के का काम करता है, उसको भी क्षत्रिय होना चाहिए। तो क्या पुष्यगुप्त क्षत्रिय था? नहीं, पुष्यगुप्त था वैश्य। कैसे पता है हमें? क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, वह पुष्यगुप्त जो वैश्य था। तो इन उदाहरणों से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना ही जन्म और जाति एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। कर्म से बहुत कुछ बदला जा सकता था। फिर शोषण और ऊंच नीच से ये समाज नहीं चलता था। सबकी अपनी अपनी जगह थी, सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। और हमने जो अपने मन में एक ये कास्ट सिस्टम बना लिया ना, जिसमें एक ही सबसे ऊपर है और बाकी सारे लोगों का शोषण करता है, ये हमें वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट और क्रिश्चियन मिशनरीज की देन है, क्योंकि उनको ये बताना था कि ये समाज बहुत ही गिरा पड़ा है, बहुत ही बेकार है, इस समाज को छोड़ दो और अपनी धर्म का धर्मांतरण कर लो, सारे लोग ईसाई बन जाओ, तभी तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये समाज बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो मैं आप सवाल जवाब में शायद फिर हम और कुछ बातें कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत चला गया है। लेकिन अंत में बस मैं ये इतना कहना चाहूंगी, कास्ट सिस्टम वर्ण और जाति के व्यवस्था से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। कास्ट सिस्टम एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे ऊपर थोपी गई है, और हमें उसके बाद, वो थोपने के बाद उन लोगों ने 200 साल और राज किया। तो इसलिए हमारे सामाजिक व्यवस्था में अब इतनी सारी कुरीतियां और इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं कि हमको उनको ठीक करना जरूरी है। किंतु हम इसको ठीक करें अपने ढंग से, हम इसको जो हमें किसी और ने समझाया है उस समझ के अनुसार नीतियों को ना बनाएं। हम खुद समझें, अपने समाज को देखें, अपने वर्ण और जाति व्यवस्था को देखें, उसमें अगर कुछ अच्छा है तो उस अच्छाई को भी हम आत्मसात करें, जो बुरा है उसको हटाएं। और हमेशा ये समझ के रखें कि कास्ट सिस्टम कुछ एक ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर थोपी गई है, वो हमारी है नहीं। धन्यवाद। Namaste, Sumedha ji. नमस्ते नमस्ते। My first question is somewhat straightforward. I totally agree with you. We need to read our own texts and shastras and understand from there how we lived all these years.
But my struggle is because I'm not that conversant with Hindi, didn't get an opportunity to learn my mother tongue and can't learn new languages. How do we go about, what are the authentic English translations, any book lists that you can hand over to Sangam Talks, or where do we start that process? Because, you know, you have come such a long way. Maybe we can get some suggestions from you. तो लेकिन जो आपकी समस्या है ना, वो ही हमारे समाज की समस्या है। हम अपनी इन सारी भाषाओं से बिल्कुल कट चुके हैं और हमको अपने सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में और फिर से व्यवस्थित करने में अपनी भाषा समझना जानना बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो अदिति जी, मैं तो आपको ये कहूंगी, आप अगर मेहनत करके बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ने वाली हैं, आप मेहनत करके नई भाषा ही क्यों न सीख लें और हिंदी संस्कृत सीखें। अगर आपको इन विषयों में रुचि है, जिन विषयों के बारे में हम अभी बातें कर रहे हैं, बगैर संस्कृत जाने पढ़े, इसकी जो समझ है ये हो ही नहीं सकती। और अंग्रेजी ट्रांसलेशन मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं अगर बहुत सच बताऊं तो अपने अध्ययन के लिए मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लिखने के लिए करती हूँ क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ ना, तो मेरी हिंदी कमजोर है, तो इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ हिंदी में, लेकिन मैं पढ़ती केवल संस्कृत में हूँ। ट्रांसलेशन आज के दिन में अगर आप एकदम मुझे हृदय से पूछें तो मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ ट्रांसलेशंस को, क्योंकि उनमें वो बहुत कुछ घुमा फिरा के और बहुत सारी चीजें तोड़ मरोड़ कर और बहुत सारा कुछ गलत बताते हैं। लेकिन फिर भी आप कौन से धर्मशास्त्र या किस विषय को आप पढ़ना चाहती हैं वो बताएं तो शायद मैं कुछ सोचूं। क्या विषय पढ़ना चाहती हैं आप? मैं दरअसल शुरू से ही बहुत सारी चीजें पढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे कभी मौका नहीं मिला। खैर मेरी बहुत मजबूरी है सिचुएशन में, बहुत पिक्यूलियर, तो जिसकी वजह से मैं नई भाषाएं सीख नहीं पा रही हूँ चाह के भी। बड़े अफसोस की बात है। और मैं पली बड़ी नहीं थी मेरे स्टेट में, तो मेरा मदर टंग में भी मैंने सीखा नहीं। केंद्र विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश में ही सीखा है पढ़ना लिखना। तो खैर बहुत ही संगीन सिचुएशन है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी नहीं पढ़ सकती संस्कृत। हालांकि मुझे हिंदी पढ़ती हैं क्या? मेरा टच छूट गया है और अभी मुझे नई चीजें सीखने में बहुत दिक्कत होती हैं, लेकिन अच्छा, मेरा तो आप हिंदी पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी पढ़ पाती ना तो मैं आपको कहती कि आप चौखंबा पब्लिकेशंस या गीता प्रेस की किताबें पढ़ें। जी जी ठीक है। तो जिस भी विषय में आपको रुचि है उस विषय की किताब आप चौखंबा पब्लिकेशन से देखें। वो ट्रांसलेशंस अगर आपको हिंदी अंग्रेजी के देते हैं ना तो वो थोड़े अच्छे होते हैं। और आप गीता प्रेस की किताबें पढ़ें अगर आपको वहां मिल जाए तो। या जैसे देखिए, अगर आप फिलोसफी कहेंगे ना, ये फिलोसॉफिकल किताबों की ट्रांसलेशंस मैं आपको बताऊं, अब मुझे एकदम वो ठीक ही नहीं लगती हैं। मुझे ये शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो राधा कृष्णन जी की भी किताबें हैं वो मैं नहीं पसंद करती हूँ और मैं किसी को नहीं रेकमेंड कर सकती हूँ। तो मे बी मैं ये कहूंगी कि आप चौखंबा पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ें। उसमें आपको अगर कोई ट्रांसलेशंस मिलेंगे ना, जो भी विषय आपको पसंद आए, कोई धर्म सूत्र आपको पढ़ना हो या धर्मशास्त्र पढ़ना हो या भगवत गीता पढ़ना हो, मैं ये भी कहूंगी कि अगर भारतीय दर्शन में प्रवेश करना है तो भगवत गीता एक बार पढ़िए। वो भारतीय दर्शन का एक बिल्कुल बहुत ही ठोस और पक्का प्रवेश है, उसी से शुरू कीजिए। सुमेधा जी, मुझे पूछना था, आई डोंट नो इफ दिस इज रेलेवेंट टू योर टॉक, बट आई थॉट दैट्स अ क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड। आपने जैसे समझाया, जाति ऐसे कोई एकदम स्ट्रिक्ट कैटेगरीज में नहीं होता है और वर्ण भी बहुत डिफरेंटली डिफाइंड है। कास्ट के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन कोई क्लियर डेफिनेशंस नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अंग्रेज के आने से पहले, पता नहीं तभी मुगल थे या उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, ट्विटर में मैंने देखा हुआ है, जो जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, वो बोलते हैं कि एजुकेशन जब दिया जाता था सारे क्लासेस को नहीं दिया जाता था। लेकिन आपने जो बताया, जाति में एक जाति के लोग एक जगह में कुछ काम कर रहे होते हैं, दूसरी जगह में, दूसरे रीजन में भारत के अलग तरह का कुछ उनका व्यवस्था होता है एकदम। तो वो सीखते कैसे हैं कि अलग अलग तरह का करना है, अगर उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलता था? तो वो आपने जो सवाल लोग पूछा अदिति जी, उसी में जवाब निहित है। आपको जो बताया गया है वो सरासर झूठ है। और इस झूठ का बहुत पहले हम क्यों जाएं, 18वीं और 19वीं सदी में, और जब अंग्रेज आए थे उसके बिल्कुल पहले क्या सिचुएशन था, यहाँ किन किन जातियों को एजुकेशन मिलती थी, उसके लिए आप धर्मपाल की किताबें पढ़ें।
एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। उस किताब को पढ़कर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा झूठ है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि किस किस तरह के विषय पढ़ाए जाते थे, किन किन जातियों को पढ़ाए जाते थे, और उन जातियों में शूद्रों का परसेंटेज क्या था, स्त्रियों का परसेंटेज क्या था, एजुकेशन का क्या सिस्टम था भारत में, और वो भी गांव के लेवल पे। ये आपको धर्मपाल बताएंगे विथ फैक्ट्स, फिगर्स टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश गैजेटियर्स। ये तो हो गई 18वीं और 19वीं सदी की बात। अगर आप जानना चाहती हैं कि इससे भी पहले क्या हाल था, तो फिर आपको, अच्छा आपको पढ़ने में मुश्किल है, पर आप ब्यूटीफुल ट्री तो पढ़ लेंगी। पहले के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये कहना कि सभी जातियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, बहुत बड़ा झूठ है। इसके बारे में हम कैसे जानते हैं? मैं आपको सहस्रों उदाहरण दे सकती हूँ, एक देती हूँ छोटा सा। आप यजुर्वेद पढ़िए। यजुर्वेद के अलग अलग अधिकरण हैं, उन अधिकरणों में अलग अलग विवरण हैं कि कौन किसको क्या करना चाहिए, जब पैदा हो तो कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बड़ा करना चाहिए। आप उन सेक्शंस को पढ़िए, ये देखिए कि क्या कहते हैं कि किसको किसको पढ़ाइए, कैसे कैसे पढ़ाइए, कहाँ भेजिए, गुरुकुल में भेजिए। और उससे आपको पता लगेगा कि जो शिक्षा है ये किसी एक जाति में सीमित नहीं थी। शिक्षा अलग अलग तरह की थी, और क्योंकि बहुत सारी शिक्षा पुरानी व्यवसाय के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी, इसलिए ये व्यवसाय वाली शिक्षा तो वो माता से पुत्री, पिता से पुत्र और जनरेशन टू जनरेशन चली जाती थी। और भारत में गांव में स्कूल्स का सिस्टम था, और इन स्कूलों में हर जाति के लोग पढ़ते थे। तो पहले तो आपने जो सवाल किया ना कि अगर लोग ये सारे काम करते थे तो बिना जाने, बिना समझे, बिना सीखे करते कैसे थे, तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से ही पता चल जाता है कि जो भी हमको बताया गया वो झूठ है। तो आप पहले तो आप द ब्यूटीफुल ट्री पढ़ लीजिए, तो आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस चले जाएंगे। जिन लोगों के से आपने सुना है कि एजुकेशन नहीं दिया जाता था हर जाति को, उन सबको आप ये किताब, एंड इट्स अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्म ऑन द इंटरनेट एनीवेयर, जस्ट गूगल द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। एंड इसी तरह के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए आप धर्मपाल के कलेक्टेड वर्क्स पढ़िए, वो अंग्रेजी में है, वो आप समझ भी लेंगी और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं आपके सामने मेरा एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये है कि ये जो ब्राह्मण्स जो है, हर ब्राह्मण के पीछे एक सफिक्स लगा रहता है। जैसे मेरा ब्राह्मण के पीछे होयसड़ कर्नाटक स्मार्थ ब्राह्मण, अयंगार ब्राह्मण, अय्यर ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण, स्थानिक ब्राह्मण। तो मैं इस पर विचार करना शुरू किया और मैंने सोचा, ये मेरा विचार है, तो वैसे तो वैदिक कल्चर जो है वो सिंधु सरस्वती, वहीं से तो उसका जन्म हुआ, और काल क्रमेण उसका प्रसारण होते होते ये लोग चलते फिरते तो सारे भारतवर्ष में दे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो जो स्थानीय लोग थे उन लोगों के साथ इनका संपर्क, कांटेक्ट, आदान प्रदान हुआ, और कुछ लोग वो कल्चर, दोनों आदान प्रदान से वो कल्चर अपनाया और ब्राह्मण बन गए। तो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, गौड़ देश बंगाल है, सारस्वत सरस्वती नदी तीर है, और ये लोग आज हमारे यहाँ मैंगलोर उडुपी कोस्ट में गौड़ सारस्वत नाम से है। तो मैं समझता हूँ ये जो आजकल क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक कन्वर्शन है, कन्वर्शन प्रथा, ये तो हम सब जानते हैं और मानते भी है। इसी तरह एक काल में संस्कृति को अपनाने से, कल्चर को अपनाने से तो वो ब्राह्मण बन गए और कालक्रमेण जन्मनः ब्राह्मण बन गए। जैसे हमारे यहाँ भी जैन है, ठीक है ना, तो जैन तुलु भाषा बोलते हैं, स्थानीय लोग तुलु भाषा बोलते हैं, लेकिन जैनिज्म आया उत्तर भारत से, और यहाँ के लोग अभी जैन है और तुलु बोलते हैं। कल्चर तो यहाँ का जो लोग जो है वैसे ही है, देखने भी, रंग रूप में भी ज्यादा फर्क नहीं है, सब लोग एक ही रूप रंग का है। तो मैं समझता हूँ
एक जमाने में इंटर जो मूवमेंट जो है था, तो इसलिए सारा हिंदुस्तान में, भारत में सब लोग, सब रीजन में ब्राह्मण्स है, अलग जातियां हैं। तो ये जो मिक्सचर हजारों तो साल में, आपका सवाल क्या है ये मैं सवाल जानना यही है। तो ये कन्वर्शन जो है ना, अभी हम सबको ब्राह्मण में कन्वर्ट करना चाहिए, ये है मेरा सजेशन। हम सब लोग कन्वर्टेड ब्राह्मण्स है। आपके विचार से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि आपने जो कहा है उसके लिए मुझे ऐसे प्रमाण नहीं दिखते हैं। हर जाति के अपनी ओरिजिन स्टोरी है, और हर जाति अपनी ओरिजिन स्टोरी को बचा कर रखती है। समय इतना गुजर गया है और मिश्रण इतना हुआ है कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि इस चीज का डिस्क्रिप्शन दे, वो सही है या नहीं है, इसके लिए कोई प्रमाण है नहीं। और कन्वर्जन एक गलत शब्द है इस्तेमाल करने के लिए सनातन धर्म के लिए, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये सिर्फ अब्राहमाइक रिलीजन्स के लिए होता है। और कन्वर्जन ब्राह्मण में कोई कन्वर्ट नहीं होता है। ब्राह्मण वो अपने या जन्म या कर्म या आचरण से होता है, वैश्य जन्म या कर्म या आचरण से होता है। कन्वर्जन इज नॉट अ सनातन कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन इज एन अब्राहमाइक कॉन्सेप्ट। इसलिए ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और जहां तक जो इतिहास है और जो ओरिजिन स्टोरी है, ये हर जाति की ओरिजिन स्टोरी अलग है, और इस पर रिसर्च करके एक तरह के पूरे हिस्ट्री को बनाने का काम अभी बाकी है। सुमिता जी, एक प्रश्न मेरे मन में जो आ रहा था, जैसे कभी कभी कुछ किस्से सुनने को मिलते हैं कि छुआछूत का इंसिडेंट हुआ कहीं पे, कुछ दलितों के साथ ऐसा हुआ, नीची जाति ऊंची जाति, ऊंची जाति ने नीची जाति को मंदिर में नहीं आने दिया, कुएं का पानी नहीं पीने। तो ये सब किस काल में, किस समय प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में? जो दो विषय आपने कहे हैं ना, मंदिर और कुआं, ये मंदिर और कुआं ही बहुत सारे 100 सालों से ये बहुत सारे लोगों का एकदम फोकस रहा है। तो इनका क्या लिंक है जाति के साथ, ये किसी ने सही तरह से स्थापित नहीं किया है। क्या इस कुएं में पानी नहीं पीने देना, क्या उसका कारण जाति है या उसका कारण कुछ और है? क्या वो रिसोर्सेस कम होते थे, पानी कम होता था तो लोग उसको बचा के रखते थे, क्या ये कारण है? क्या हाइजीन एक कारण है? क्या एक दूसरे से युद्ध कारण है? जो कारण है इस तरह से पानी के स्रोतों को बचा के रखने का, उसका हमारी आदत पड़ गई है कि हम उसको जाति के साथ मिलाकर सोचें। अगर हम उसको जाति के साथ मिलाकर ना सोचें और उसके इतिहास को अपने आप से पढ़ें और उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें, तो ये जो एक ऑटोमेटिक होता है ना, ये जाति के कारण ही इसने नहीं दिया। वो एक आप अखबार में पढ़ेंगी या आप न्यूज़पेपर्स या रिपोर्ट्स या मीडिया या पॉलिसी में, सबसे पहली मैं यही कहती हूँ ना, कास्ट सिस्टम के अलावा भारतीय समाज को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर चीज को कास्ट सिस्टम के अनुसार ही समझते हैं। बट पानी बहुत पुराना एक रिसोर्स है, और पानी को संरक्षित करना, पानी को बचा के रखना, उसको दूसरों के साथ नहीं शेयर करना, ये भी एक सामूहिक प्रैक्टिस रहा है, बहुत पुराना। दूसरी बात, जो मंदिर में ना आने देना। जो मंदिर है वो हमारे देश में मंदिर अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग बने हैं। तो कुछ मंदिर हैं, जैसे मैं तो कुछ स्टडीज करवाती हूँ, विमेन स्टडीज, तो उसमें कुछ मंदिर हैं विच आर रन ओनली बाय विडोज, और उसमें केवल स्त्रियां, केवल बूढ़ी स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते हैं। तो एक रुचि जी, मैं यहाँ ये भी कहूंगी ना कि जो हमारा सोचने का तरीका हो गया है, सब कुछ समान होना चाहिए। अगर तुम इस जगह जाते हो तो मुझे भी जाना चाहिए, चाहे मेरी वहां जरूरत हो, मेरा मन हो जाने का, मैं वहां दर्शन लेना चाहूं या नहीं लेना चाहूं, मैं जाऊंगी, मेरा हक होना चाहिए जाने का। ये सबरीमाला केस आपको याद है ना? तो सबरीमाला में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थीं जो उस जगह के वैभव, उस जगह के दर्शन में उनका विश्वास था। तो मैं ये भी कहूंगी कि ये जो मंदिर भी अलग अलग रहते हैं, हर मंदिर में हर कोई नहीं जाता है। और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं सबरीमाला में ही, वो ब्राह्मण प्रधान मंदिर नहीं है, जिनको हम आज के दिन में बहुत ही अजीब ढंग से ओबीसी बोलते हैं, वो ओबीसी प्रधान मंदिर है।
तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें केवल ब्राह्मण जाते हैं और नीची जातियों को नहीं जाने देते हैं। ये भी ना, ये एक कहानी बनाई गई है भारतीय समाज के बारे में, और इस कहानी को हम सुनते 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 हमने इसे सत्य मान लिया है। और जो विविधता है सनातन धर्म में कि हर कोई अपना खुद का काम करता है, मुझे जो मेरे संप्रदाय का मंदिर है मैं उसमें जाती हूँ, या मेरी जो सोच है, मेरा जो विश्वास है, मैं उस तरह से जाती हूँ। हर कोई हर जगह जाए, हर मंदिर में। ये मंदिर कोई मॉल नहीं है ना, इट्स नॉट अ सिनेमा हॉल। ये आपके विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप वहां जाएं और वहां दर्शन करें, वो तफरीह और टूरिज्म के लिए नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये भी एक मॉडर्न पिक्यूलियर एटीट्यूड है कि सब तो सब जगह जाएंगे बस। तो इस एटीट्यूड को सनातन धर्म के साथ एडजस्ट करने का समय चल रहा है, क्योंकि लोग बदल गए हैं। हम अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी राइट्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो ये भी चलेगा। जो लोग उस दर्शन में विश्वास करते हैं, जो लोग नहीं करते, और बहुत सारे जो सबरीमाला जाना चाहते थे, उनको मंदिर से, भगवान अयप्पा से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ वहां जाना चाहते थे, वो अपनी शक्ति दिखाने, और कुछ नहीं। तो मंदिर विश्वास की जगह है, पूजा की जगह है। वो पॉलिटिक्स, पॉलिसी, सोशल जस्टिस, ये सारी चीजों को व्यक्त करने की और वो सारी चीजों को दिखाने की जगह नहीं है मंदिर। इसलिए मैं तो इस तरह के डिस्कशन को सही ही नहीं मानती हूँ। और मैं बहुत अति प्रसन्न हुई कि सबरीमाला के डिस्कशन में ये सारी चीजें बाहर आई कि मंदिर इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। इट इज नॉट एज इफ कि आपको रेलवे स्टेशन में नहीं जाने दिया गया। जिस संप्रदाय का मंदिर है उसके साथ नेगोशिएट करके, बात करके, जो सभी लोगों के विश्वास को साथ लेकर इस तरह से आगे जाना चाहिए। और ये जो छुआछूत और अनटचेबिलिटी है, मेरा मानना है कि पिछले 200 सालों में, 250 सालों में इसका प्रादुर्भाव ज्यादा हुआ, क्योंकि हमारा समाज बाहर से हमें बहुत तोड़ा गया पिछले 1000 सालों से, और उसके कारण बहुत सारी चीजें चरमरा गई और बहुत सारी कुरीतियां आ गई, जिनकी जैसे इस तरह की चीजें लिखी नहीं हुई है, अर्थशास्त्र में नहीं है कुछ इस तरह का। कुछ एक दो समूहों के लिए कुछ लिखा हुआ है, पर जो जनरल ऐसे अनटचेबिलिटी, उसके बारे में नहीं लिखा है, और धर्मशास्त्रों में भी इसके बारे में नहीं लिखा है। तो इसको भी पढ़ना एक खाली थोड़ा सफेद कागज लेकर पढ़ें, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है और हमें समझाया गया है, उसको थोड़ा सा किनारे करते हैं और शुरुआत से पढ़ें। देखिए, जो हमारे साथ हुआ 250 साल के उपनिवेश में, उससे भी हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। अब आज के दिन आप देखिए, कोई चाहता है कि वो ब्राह्मण हो, नहीं, सब तो वो SC ST होना चाहते हैं ना। मैं अपने कास्ट के बारे में बताती हूँ, मैं कायस्थ हूँ। बहुत दिनों तक हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ा के हम तो शूद्र हैं, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए था। केस हार गए, नहीं मिला। तो आज के दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है ना, जो ब्रिटिश रूल, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मॉडर्न पॉलिसीज पोस्ट 1947, द होल सिस्टम इज अ मेस एंड वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन हमें उसको सॉर्ट आउट करना है कुछ अपने आप से, अंदर से, हमारी जानी समझी व्यावहारिक जीवन से, और ग्रंथों को पढ़कर, मिला जुलाकर इन सब चीजों का सोल्यूशन लाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। ये वाला जो बिंदु है ना कि मंदिर को और जो पानी को जिस दृष्टि से देखकर, जिस तरीके से आपने समझाया है, मुझे लगता है कि बहुत उस चीज को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है सबके साथ। एक अलग ही तरह की जो सोच है जो चल रही है, लाइक आपने सही कहा। और मुझे ये भी नहीं पता कि हम समझा पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज के दिन में हम अपने दर्शन और अपनी सोच में तो रहते ही नहीं है। हम तो सारा कुछ वेस्टर्न क्रिश्चियन एपिस्टेमोलॉजी, वेस्टर्न क्रिश्चियन थिंकिंग, हम उसी में लिपटे हुए ओत-प्रोत हैं। तो थोड़ी बहुत जागृति आ रही है आजकल, लोग जानना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आशा रखते हैं। हाँ, आशा हमेशा रहेगी। जो हमें समझ में आया कि ब्राह्मणों का एक कर्तव्य या उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो अध्यापन भी था कि वो पढ़ाएं। तो हर जाति में अपने टीचर्स होंगे, तो हर जाति की अपनी वर्ण व्यवस्था होगी। नहीं, हर जाति की अपनी वर्ण व्यवस्था कैसे हो सकती है? वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति अलग होती है। नहीं, आई डोंट मीन दैट। जो हम लोग के वो जो ब्राह्मण
शूद्र तो आप ये कहना चाह रही हैं क्या कि जिस सोशल भी जाति के हायरार्की अंदर जिसको ये लोग जो भी बताते हैं, अगर अध्यापन कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया? वो ब्राह्मण की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि वो पढ़ा रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो दूसरे के नहीं, लिए तो पढ़ा रहा है, पर देखिए इसमें भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक होता है अध्यापन, जो आप हमारे जो 14 विद्या स्थान है, चतुर्दश विद्या स्थानम जानती है ना, उन जी जी जी। चतुर्दश विद्या स्थानम को में देर आर 14 + 4 18 एरियाज ऑफ स्टडी। ओके। उन 18 एरियाज ऑफ स्टडी में कुछ जैसे वेद और वेदांग है जो ज्यादा फॉर्मल थे, लेकिन उसमें जैसे शिल्प कला, स्थापत्य कला या अदर काइंड ऑफ क्राफ्ट, वो सब भी इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीजों को तो मैंने बताया ना, वो फादर टू सन, मदर टू डॉटर इस तरह से जाते ओके थे। उसके लिए गुरुकुल में जाना, या गुरु की नहीं, उसके लिए आपके माता पिता ही आपके गुरु होते थे। ओके। और या तो वो जो आपका पूरा समूह जो क्लैन है उसमें जो सीनियर्स होते थे उनसे आप सीनियर्स करते करते सीख लेते थे। उसके लिए अच्छा। गुरुकुल जाकर फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका एजुकेशन जैसे मान लीजिए स्थापत्य कला में है, या मान लीजिए आप सोल्जर हैं तो आपको लड़ना सीखना है, या आप वाणिज्य करते हैं, या आप कृषि करते हैं, तो वो तो आपने अपने परिवार में ही सीख लिया। तो जो परिवार, माता पिता और घर के जो बड़े थे वो आपके पहले गुरु और सिखाने वाले होते थे, और उनकी जगह तो ब्राह्मण से ऊपर है। हमारे धर्म शास्त्रों में उनकी जगह ब्राह्मण से कहीं ऊपर है, माता की सबसे ऊपर है, माता पिता और गुरु की ब्राह्मण से कहीं ऊपर है। जितनी जातियां हैं, हम लोग मतलब भारत में जो हम लोग के पुराने लोग थे, जातियों के अपने देवी देवता हुआ करते थे। बिल्कुल। तो उसमें अगर एक जाति का दूसरे जाति में नहीं जाएगा तो वो उसका तो जरूरत नहीं है ना उसको जाने की। मैं आपका प्रश्न नहीं समझी। मतलब हम लोग जो कहते हैं ना, हर मंदिर में हर एक को जाने की इजाजत होनी हाँ चाहिए। हाँ 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 तो हाँ। बट जाति विशेष के अपने अपने मंदिर होते हैं, अपने अपने, हर क्योंकि हम लोग तो संप्रदाय का अपना मंदिर होता है, हर बिल्कुल सही बात संप्रदाय है। का, हर जाति का अपना होता होगा। जो हाँ। नाविक है वो अपनी किसी देवी को मानते होंगे, आप एकदम जंगल सही वाले कह अपनी रही को। हैं। तो हम ये लोग हर आज के किसी दिन देवी ही में को। ऐसा हो गया ना कि उसको वो एक मॉल की तरह समझते हैं कि ये बाजार में मैं क्यों नहीं जा सकती, वो बाजार में मैं क्यों नहीं जा और सकती। उनको खरीदना भी कुछ नहीं है। हाँ, खरीदना भी नहीं है तो भी जाएंगे, आप एकदम सही कह रही हैं। ये सिर्फ एक ना एक उद्दंडता जैसी है कि तुम मुझे नहीं जाने दोगे मैं तो जाऊंगी, और कुछ और इसमें बस एक वही प्री डिस्पोजिशन है। और इक्वालिटी, कभी रुचि जी ये जो इक्वालिटी और समानता शब्द है ना, उस पर मुझे बुलाइएगा एक वार्ता देने के लिए। बिल्कुल जरूर सुमेधा जी। एक यशपाल जी ने चैट बॉक्स में लिख के दिया है कि आपकी कोई वेबसाइट है क्या, तो वो आप अगर शेयर करें। तो अच्छा। मैं एक YouTube पर मेरी वेब सीरीज है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जिसमें इनफैक्ट जो आपको वीडियो मैंने दिखाया वो भी वहीं से है। उसका नाम मौर्य लोक है। तान्या, मे बी यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई थिंक तुम्हारे पास तो होगा ही वो। और मैं फेसबुक पेज पर, और मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों पर हूँ। वेबसाइट बन रही है, अभी बनी नहीं है। मेरी नई किताब ये आई है, ये भी आप पढ़िए, इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसमें चंद्रगुप्त भी हैं, चाणक्य भी हैं, पुष्यमित्र भी हैं, वैश्य पुष्यगुप्त भी हैं। इसका नाम है चाणक्य स्क्राइब, उर्नभी सीरीज की है। तो मैं जितनी बातें आपको कह रही हूँ वो सब आपको इस कहानी में मिलेगी। और वो आप मौर्य लोक अगर सीरीज देखेंगे ना तो आपको एक 360 डिग्री समझ प्राचीन भारत की जरूर मिलेगी। धन्यवाद रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। और मैं फिर कभी आऊंगी संगम हिंदी पर, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।